पढ़ेंगे हम सेक्शन 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। और वहां पर बताया गया है कि कोर्ट की कितनी पावर्स हैं कि किसी हैंडराइटिंग को, किसी सिग्नेचर को, किसी थंब इम्प्रेशन को, किसी सील को खुद ही कंपैरिजन करके देख ले जब इन पर क्वेश्चन उठे कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ने लिखे हैं या नहीं लिखे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने का तरीका भी आता है और बहुत सारी नई नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। और कंपैरिजन हम दो तरीके से करेंगे दोस्तों, कि एक तो हम इसी सेक्शन के अंदर करेंगे सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 में, और दूसरा करेंगे हम सेक्शन 311 कैपिटल ए 311 कैपिटल ए सीआरपीसी, जो अब 349 बीएनएसएस हो गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये जो हम सेक्शन 72 देखेंगे ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो क्या इन दोनों में आपस में कोई संबंध है, क्या कोई रिलेशन है? और सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 को हम क्यों कंपेयर करके पढ़ेंगे? क्योंकि यहां पर बहुत सारे डाउट हैं दोस्तों। अगर आप उन डाउट्स को दूर करना चाहते हैं तो केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप इन दोनों सेक्शंस को साथ में पढ़िए। और क्या करना है, क्या एक्शन लिया जाएगा, इस एक्शन को कौन लेगा एंड कैसे लेगा, इन तीन क्वेश्चंस के आंसर को देखते देखते आपने कंपैरिजन करना है। पहले मैं आपको बेसिक बात बता देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस सेक्शन में है क्या जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले वो आप समझ लीजिए कि जब किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्वेश्चन हो कि ये हैंडराइटिंग इस पर्टिकुलर पर्सन ने लिखी है क्या, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इसने लिखी है, या जिसकी तरफ से लिखी हुई दिखाई जा रही है क्या उसने लिखी है। जब ये चेक करना है कोर्ट को, तो एक तरीका बताया गया है सेक्शन 72 में कि कोर्ट स्वयं भी कंपैरिजन कर सकती है उसी तरीके से जिस तरीके से एक्सपर्ट करता है। एक्सपर्ट कैसे करता है? पीछे मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक हैंडराइटिंग, एक सिग्नेचर होता है जो क्वेश्चन में होता है, जिसके बारे में पता लगाना होता है कि क्या ये इसी व्यक्ति ने लिखी है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, क्या ये इसी व्यक्ति ने लिखी है जिसकी तरफ से लिखी हुई दिखाई जा रही है। तो एक तो हो गया ये क्वेश्चन सिग्नेचर और क्वेश्चन हैंडराइटिंग, और दूसरी होती है एक एडमिटेड हैंडराइटिंग या प्रूव्ड हैंडराइटिंग, जिसके बारे में कोई डाउट ही नहीं होता कि ये इसी व्यक्ति ने लिखी है जिसके ऊपर आरोप है, या इसी व्यक्ति ने लिखी है जिसकी तरफ से लिखी हुई दिखाई जा रही है। दूसरी हैंडराइटिंग ऐसी होती है जिस पर कोई डाउट नहीं होता है। अब इन दोनों हैंडराइटिंग्स को कंपेयर किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 को हम पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको जो वर्ड्स यहां पर यूज हो रहे हैं उनको थोड़ा अटेंटिवली देखना है। द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, यहां सबसेक्शन 2 में कोर्ट केवल और केवल उस पर्सन को डायरेक्शन दे सकती है जो प्रेजेंट है कोर्ट में, कोर्ट के सामने। रिटर्न में ऑर्डर करके किसी और पर्सन को डायरेक्शन नहीं दे सकती सबसेक्शन 2 ऑफ 72। लेकिन सबसेक्शन 1 में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया, वो फिर देखेंगे। बट ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या सबसेक्शन 2 में लिखा गया है जो सबसेक्शन 1 में नहीं है, और क्या सबसेक्शन 1 में लिखा गया है जो सबसेक्शन 2 में नहीं है। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी ऐसे व्यक्ति को जो कोर्ट में प्रेजेंट था। अब क्वेश्चन आता है क्या डायरेक्शन दी, ऑर्डर क्या दिया? उसको कहा उस व्यक्ति को टू राइट एनी वर्ड, कोई आप शब्द लिखिए, कोई फिगर लिखिए, या से जोड़ा गया है, और मेरे सामने लिखिए, कोर्ट में लिखिए कागज पर। अब ये क्यों लिखवाया जा रहा है? देखिए क्वेश्चंस रखते जाइए, आंसर ढूंढना उनका। क्यों लिखवाया जा रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट, कोर्ट को योग्य बनाने के लिए। और किस बात के लिए योग्य बनाने के लिए? टू कंपेयर द वर्ड्स और द फिगर्स सो रिटन, जो यहां पर लिखे गए ऐसे वर्ड्स ऐसे फिगर्स। अब ये कंपेयर किसके साथ किए जाएंगे वो बताया आगे, विद एनी वर्ड्स, विद एनी फिगर्स।
alleged to have been written by such person. पहली बात तो एलिगेशन होना चाहिए किस व्यक्ति के ऊपर, सच पर्सन का मतलब जिस व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया गया था कि ये वर्ड लिखो, ये फिगर लिखो, ऐसा व्यक्ति कोर्ट के सामने होना चाहिए और उसके अगेंस्ट एक एलिगेशन होना चाहिए कि ऐसी हैंडराइटिंग, ऐसी सिग्नेचर इसी व्यक्ति ने लिखी है। तो एलिगेशन से कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं आरोपी व्यक्ति है। अब आप और ध्यान दीजिएगा, हेडिंग में पढ़ा था हमने राइटिंग, सिग्नेचर और सील। सील मींस मोहर। क्या यहां पर थंब इंप्रेशन शामिल है? क्या थंब इंप्रेशन पढ़ा? क्या आपने यहां पर थंब इंप्रेशन देने के लिए भी डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट? क्या आपने सबसेक्शन 2 में सील पढ़ा कि आप मोहर लगाकर दिखाइए, मैं खुद कंपैरिजन करूंगा? नहीं, आपको केवल दो ही बातें लिखी मिली होंगी, एक वर्ड्स और एक फिगर्स। अब आप सबसेक्शन 1 देखिए एक बारी। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा गया? इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ सिग्नेचर, ध्यान देना वहां क्या था? वर्ड, फिगर। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों? इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ सिग्नेचर, वेदर अ राइटिंग और सील। यहां पर 3 वर्ड लिखे गए हैं, लेकिन तीनों में से कुछ भी एग्जैक्ट सबसेक्शन 2 वाला नहीं लिखा गया। अभी आगे की बात नहीं कर रहा हूं, यहीं तक बताना चाह रहा हूं केवल। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि राइटिंग में तो दोनों चीजें शामिल होती हैं, फिगर भी होते हैं राइटिंग में, वर्ड्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि लेजिस्लेचर ने जब यहां राइटिंग लिखा तो यहां पर राइटिंग क्यों नहीं लिख दिया? क्या यहां पर कुछ और कहना चाह रहा है लेजिस्लेचर और यहां पर कुछ और कहना चाह रहा है? देखते हैं अभी क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। और बड़ी ही कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं आप इस सेक्शन को, बड़ी इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, और पढ़ने के उद्देश्य से, सीखने के पर्पज से बहुत अच्छी सेक्शन आप कह सकते हैं। तो करना क्या है यहां सबसेक्शन 1 में कोर्ट को? इन ऑर्डर टू असर्टेन, कुछ निश्चित करना है, सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? वेदर अ सिग्नेचर, क्या कोई एक हस्ताक्षर, क्या कोई हस्तलेख या कोई सील इज दैट ऑफ द पर्सन by whom it purports to have been written or made. ये purports वर्ड देखिए, it purports to, और सबसेक्शन 1 में क्या था? alleged to have been, और यहां पर है it purports to have been written or made. यहां पर सबसेक्शन 2 में एलिगेशन का होना आवश्यक है, जबकि सबसेक्शन 1 में एलिगेशन का होना आवश्यक नहीं। सिंपल ये बताया जा रहा है कि एक राइटिंग है कोर्ट के सामने जो बताई जा रही है कि किसी व्यक्ति ने लिखी है। एलिगेशन नहीं लगाया जा रहा कि तुम ही ने लिखी है, बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर इस व्यक्ति ने लिखी है, और कोर्ट को ये असर्टेन करना है कि क्या इसी व्यक्ति ने लिखी है। ये कहता है यहां तक। तो यहां से आगे कहता है अब एनी सिग्नेचर, एनी राइटिंग और एनी सील। जिस तरीके से यहां तीनों वर्ड्स को बार दोबारा से लिखा गया, ऐसे यहां पर भी लिखा गया था। एनी वर्ड, एनी फिगर फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग दिस एंड दिस। यहां पर लिखा है एनी सिग्नेचर, राइटिंग, सील एडमिटेड और प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू हैव बीन रिटन और मेड बाय दैट पर्सन। यहां पे क्या बोला है कि ये जो दूसरी दो हैंडराइटिंग है, उनमें से पहली हैंडराइटिंग को तो असर्टेन करना है कि जिस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई दिखाई जा रही है क्या उसी ने लिखी है। लेकिन एक दूसरी हैंडराइटिंग भी है जहां पर कहा गया है कि वो सील, वो राइटिंग, वो हैंडराइटिंग, वो सिग्नेचर्स किसके हैं? ये प्रूव्ड है, ये साबित हो चुका है ऑलरेडी। अगर साबित नहीं हुआ है तो पार्टी ने एडमिट कर रखा है कि हाँ ये हैंडराइटिंग मेरी है, ये सिग्नेचर मेरे हैं, ये सील मेरी। दूसरी जो हैंडराइटिंग है उस पर दोनों में से कोई एक ऑपरेशन हो चुका है, या तो एडमिट कर लिया गया पार्टी के द्वारा या फिर उसको प्रूव्ड कर दिया है किसी दूसरी एविडेंस के द्वारा। और क्या प्रूव्ड कर दिया है
कि जिस पर्सन की ये सिग्नेचर, ये हैंडराइटिंग और ये सील लिखी हुई या की हुई बताई जा रही है, ये जो दूसरे सिग्नेचर, दूसरी सील और दूसरी राइटिंग है, ये उसी व्यक्ति ने लिखा है। या तो उस एडमिट करके ये प्रूव हो चुका है कि उसी व्यक्ति ने लिखा है, या एविडेंस से प्रूव कर दिया है कि हाँ उसी व्यक्ति ने लिखा है। एग्जांपल्स के साथ भी मैं आपको समझाऊंगा कि पहले आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये है कोर्ट के सामने क्वेश्चन। तो क्या करना है, वो असर्टेन करना है कि एक हैंडराइटिंग उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने लिखी या नहीं लिखी। क्या करना है, कंपेयर करना है। अब किसको करना है, वो यहां पर मिसिंग है। तो लॉ तो ये कहता है कि अगर मिसिंग है तो फिर सब इसमें इंक्लूड है। जिसको कंपैरिजन किया करने की आवश्यकता होगी वो कंपैरिजन कर सकता है। अब मैं इतने पोर्शन को छोटे पार्ट में बांट देता हूं, इतने पोर्शन को छोटे पार्ट में बांट देता हूं। H1 हैंडराइटिंग 1 जो बताई जा रही है कि इसने लिखी है, हैंडराइटिंग 2 जो एडमिटेड है या प्रूव्ड है कि हां इसी व्यक्ति ने लिखी है, अर्थात H2 एडमिटेड है और H1 2 भी प्रूव्ड। ये प्रूव करनी है, ये परपोर्ट्स टू बी रिटन है। तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, इतनी सी बात है केवल इन 4 लाइन में। और आगे सिंपल, ऑल्दो दैट सिग्नेचर्स, राइटिंग और सील हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड और प्रूव फॉर एनी अदर पर्पस। ये लाइन कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि ये वाली हैंडराइटिंग किसी दूसरे पर्पस के लिए भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जानी आवश्यक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। केवल और केवल इसी पर्पस के लिए भी हो सकती है कि कंपैरिजन करना है। दूसरी हैंडराइटिंग एडमिटेड, इसका केवल एक ही पर्पस है कि H1 से इसको कंपेयर करना है, इसका कोई दूसरा पर्पस जरूरी नहीं है कि हो। तो ये है सबसेक्शन 1। यहां पर आपने किस किस पर अटेंशन करनी थी कि कौन कंपैरिजन कर रहा है। क्वेश्चन नहीं, जवाब नहीं मिला अभी तक, कौन कंपैरिजन कर रहा है। यहां पर जो पहली हैंडराइटिंग है वो कैसी हैंडराइटिंग है, वो है परपोर्ट्स टू हैव बीन रिटन। ऐसा बताया जा रहा है कि इसने लिखा है। बताने में और एलिगेशन लगाने में अंतर है। सबसेक्शन 2 में क्या बताया जा रहा है कि वो वर्ड और वो फिगर हैज बीन रिटन, अलेज्डली रिटन। एलिगेशन है उसके ऊपर कि ये ऐसे ही व्यक्ति ने लिखा। और यहां सबसेक्शन 2 में कंपेयर कौन कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। किससे कर रहा है, सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में क्या है, कुछ वर्ड्स, पहले वर्ड्स हैं जिनके ऊपर एलिगेशन है और दूसरे वर्ड्स कोर्ट ने अपने सामने लिखवाए। जब भैया अपने सामने लिखवा लिए तो कहीं ना कहीं एडमिटेड वाला ऑप्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रूव्ड वाला ऑप्शन आ रहा है कि हाँ जो खुद के सामने लिखवाई वो एडमिटेड या प्रूव्ड नहीं आएगी। तो जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को ये प्रूव करने का एक और तरीका है। कई सारे तरीके पीछे बताए थे, अब एक और तरीका ये बचता है। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहां पर जो कोर्ट है वो एक एक्सपर्ट की तरह काम कर रही है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट ऐसी हैं जिसमें यह कहा गया कि कोर्ट को एक्सपर्ट की तरह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन लेजिस्लेचर ने प्रोविजन लिखा है तो क्या कोर्ट उस लिखे हुए प्रोविजन का कोई पालन ना करे, तो इस प्रोविजन को लिखने की आवश्यकता क्या होगी। और माने सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा कि आपको नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का पर्पस ये है कि कंपैरिजन करना टफ काम होता है और कंपैरिजन में मिस्टेक के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। हैंडराइटिंग में आप ये देखिए, हैंडराइटिंग अगर कोई दूसरा पर्सन एक्सपर्ट है तो वो नकल करके हैंडराइटिंग वैसी लिख सकता है। तो मैजिस्ट्रेट साहब अपनी आंखों से देखेंगे कि ये लेटर ऊंचा बन रहा है, इधर भी ऊंचा बन रहा है, इधर छोटा बन रहा है, इधर भी छोटा बन रहा है, इधर लेफ्ट में झुका हुआ है, इधर भी लेफ्ट में झुका हुआ है, राइट में झुका हुआ है, वो देख के बनाया जा सकता है। लेकिन और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो केवल इंस्ट्रूमेंट से देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ पर्सन होते हैं जो बहुत स्पीड में लिखते हैं, तेज तेज लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत स्लो स्लो लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत हल्के हाथ से लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत प्रेशर डाल के लिखते हैं, टाइट टाइट, उनका हाथ भी दुख जाता है थोड़ी देर बाद।
तो ये और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर पर्सन ने लिखा है या नहीं लिखा है। प्रेशर दोनों हैंडराइटिंग में सेम है क्या? स्ट्रोक्स दोनों हैंडराइटिंग में सेम है क्या? फ्लो दोनों हैंडराइटिंग में सेम है क्या? बहुत सारी बातें होती हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अगर आपने गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, जस्टिस कहाँ होगा? सिविल मैटर्स में आपने देखा होगा जब हैंडराइटिंग क्वेश्चन में होती है तो प्लेंटिफ भी अपने एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लाता है, उधर से डिफेंडेंट भी अपने एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर आता है और दोनों के एक्सपर्ट दोनों के फेवर में अपनी अपनी एक्सपर्टाइजेशन को यूज करके ओपिनियन देते हैं। प्लेंटिफ वाला कहता है कि प्लेंटिफ के फेवर में है, डिफेंडेंट वाला कहता है डिफेंडेंट के फेवर में है। अब दो एक्सपर्ट, दो ओपिनियन और एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी, अब जज साहब क्या करेंगे? क्या जज साहब इस पॉइंट को कि ये हैंडराइटिंग प्रूव हुई या डिसप्रूव हुई कुछ ना करें, नॉट प्रूव छोड़ दें? अगर दोनों की बात को ठीक मान लिया जाए, दोनों रिलायबल लग रहे हैं जज साहब को, दोनों ने जो जो अपने ग्राउंड्स दिए वो बिल्कुल जेन्युइन लग रहे हैं दोनों के ग्राउंड्स, तब तो जज साहब को ये फैक्ट नॉट प्रूव मानना पड़ेगा कि ये प्रूव्ड ही नहीं हुआ तो केस डिसाइड नहीं होगा। तो क्या इस केस को ऐसे ही छोड़ देंगे? जज साहब को तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो लॉ ये कहता है कि आप जज हैं, एक ओपिनियन इधर से आई, एक इधर से आई, आप अपनी ले लो अपनी एक ओपिनियन। लेकिन इस पॉइंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको लगता है कि प्लेंटिफ का जो एक्सपर्ट है वो प्लेंटिफ का फेवर कर रहा है, जो डिफेंडेंट का एक्सपर्ट है वो डिफेंडेंट को फेवर कर रहा है, तो आप इंडिविजुअल अपना किसी और एक्सपर्ट के पास भेज दीजिए मैटर को, उसकी एक ओपिनियन आ जाएगी। आप क्यों खुद कंपेयर करने के चक्कर में लग गए? आप एक्सपर्ट के पास भेज दिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के पास भेज दीजिए, जो आपको ठीक लगे उसके पास भेज दीजिए। अब आपके पास 3 हो जाएंगी, उसको भी एग्जामिन कर लो, उसके ग्राउंड्स देख लो, देन आप डिसाइड कर लो, लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा। बट कुल मिलाकर ये कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनली ये डिसीजन दिया कि जब तक मजबूरी ना हो कोर्ट के सामने, तब तक कोर्ट सेक्शन 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले 73 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, इसका यूज ना करें। और हाँ, ये भी कहा कि अगर मान लो कि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आपको इसका यूज करना ही पड़ रहा है, आपको खुद कंपैरिजन करना पड़ रहा है, तो आप कर लीजिए। लेकिन जिस तरीके से एक्सपर्ट से पूछते हो ना कि क्या ग्राउंड्स रहे आपके इसको इस ओपिनियन को बनाने के पीछे, तो मजिस्ट्रेट साहब को, कोर्ट को भी अपनी ओपिनियन के ग्राउंड्स अपने जजमेंट में लिखने पड़ेंगे। अगर उन्होंने अपने ग्राउंड्स नहीं लिखे तो इस ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं। वो बताएं कि उनको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दोनों एक ही पर्सन की हैं या दोनों अलग अलग पर्सन की हैं। देखिए सबसेक्शन 3 और देख लीजिए, छोटी सी सबसेक्शन है इसी की, ये कहती है दिस सेक्शन अप्लाइज आल्सो विद एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन टू फिंगर इंप्रेशन। जो सबसेक्शन 1 में केवल 3 बात हुई, राइटिंग, सिग्नेचर और सील, सबसेक्शन 2 में 2 बातें हुई, वर्ड और फिगर। थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन मिसिंग था। बट सबसेक्शन 3 में कह दिया कि कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस के साथ फिंगर इंप्रेशंस पर भी, उंगल छाप पर भी ये सेक्शन 72 एप्लीकेबल है। जज साहब चाहें तो अपने सामने थंब इंप्रेशन लगवाकर पर्सन के उनको एडमिटेड बनाकर कंपेयर कर सकती है। बस एक छोटी सी बात और बता देता हूं सबसेक्शन 1 के बारे में। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऐसी इंटरप्रिटेशंस आई हैं कि क्योंकि सबसेक्शन 1 में ये नहीं लिखा कि हु विल कंपेयर, कंपेयर तो करेगा बट हु विल कंपेयर, तो वहां पर ये कहा गया कि ये सबसेक्शन फिर सभी को अलाउ करती है, एक्सपर्ट को भी कहती है कंपेयर करने के लिए। और जो पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग होता है, तो सेक्शन 41 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 47 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया था, वो भी कंपेयर कर सकता है इस सेक्शन में। तो ये सेक्शन ओपन है, सब सेक्शन 1 ओपन है, लेकिन सब सेक्शन 2 केवल और केवल कोर्ट के लिए है।
तो अब सबसेक्शन 3 किसके लिए है? तो इन्होंने कहा है कि दिस सेक्शन का मतलब सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 दोनों ये अप्लाई होंगी फिंगर इंप्रेशंस पर भी। तो उसी तरीके से अप्लाई होंगी कि मान लो यहाँ पर साथ में फिंगर इंप्रेशन भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी फिंगर इंप्रेशन लिखा हुआ है। इट मींस जब जब सबसेक्शन 1 की बात होगी, देखिए सबसेक्शन 1 में अपने सामने नहीं ले रही है कोर्ट सिग्नेचर, सबसेक्शन 2 में अपने सामने ले रही है सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, फिगर्स, वर्ड जो लिखवाए, लेकिन सबसेक्शन 1 में अपने सामने नहीं लिखवाए। वो तो एडमिटेड कराए जा रहे हैं या फिर वो किसी दूसरी एविडेंस से प्रूव कराई जा रही है दूसरी हैंडराइटिंग कि हाँ ये उसी व्यक्ति की है, देन कंपैरिजन होगा। ये भी एक डिफरेंस है। सिमिलरली फिंगरप्रिंट के मामले में आएगा, तो फिंगरप्रिंट जब सबसेक्शन 1 में बात करेंगे तो वो एडमिटेड होना चाहिए, ऑलरेडी प्रूव्ड होना चाहिए, कोर्ट के सामने नहीं हो रहा है। बट यहाँ सबसेक्शन 2 में जब फिंगरप्रिंट की बात आएगी तो फिर वो कोर्ट के सामने लिए जाएंगे, कोर्ट डायरेक्शन देगी कि आइए आप थंब इंप्रेशन लगाइए, मैं चेक करके देखता हूं कि आपके ही हैं वो वाले या नहीं है। और परपोर्ट्स वाले मामले में एक और बात बता दूं मैं, परपोर्ट्स टू हैव बीन रिटन मेड का मतलब है दोस्तों कि यहां पर जरूरी नहीं है कि एक्यूज ही हो, कोई और भी पर्सन हो सकता है, प्लेंटिव हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है। और परपोर्ट्स टू रिटन का मतलब भैया ओपन है, वो किसी के भी लिखे हुए बताए जा रहे हैं, कोर्ट देख सकता है कि हाँ ये इसी के हैं या नहीं है। लेकिन और एक बात, क्या ये सेक्शन 72 इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूज हो सकती है क्या? मजिस्ट्रेट साहब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस सेक्शन को यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हरियाणा वर्सेस जगवीर सिंह 2003 का केस है जिसमें यह बताया गया कि ये सेक्शन इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर यूज नहीं कर सकते कोर्ट साहब। तो फिर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर पुलिस को हेल्प करने के लिए कौन सी सेक्शन है? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक सेक्शन 349 जो पहले 311 कैपिटल ए हुआ करती थी और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। देखिए ये है सेक्शन 349, बट ये बीएनएसएस की है दोस्तों। और इसमें किस किस को पावर दी गई ध्यान रखना, 72 को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन को पढ़ना है और वर्ड्स थोड़ा आप अटेंटिवली ध्यान देना। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि सेक्शन 72 में क्या एक्सपर्ट वर्ड यूज हुआ है या कोर्ट वर्ड यूज हुआ है या मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है? आप तीन में से जरा कमेंट करके बताइए, देन फिर मैं आगे बढ़ूंगा जैसे कि मैं समझ पाऊं कि आप हाँ ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए कोर्ट लिखा जाएगा मतलब अलग है, मैजिस्ट्रेट लिखा जाएगा मतलब अलग है, एक्सपर्ट लिखा जाएगा मतलब अलग है। तो देखिए सेक्शन 349 क्या कहती है, इफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ 72 में तो बताया ही नहीं गया था कि कौन कर रहा है कंपैरिजन। ये सबसेक्शन 2 में तो ये आदेश देना कौन दे रहा है ये बताया ही नहीं गया था। लेकिन इस सेक्शन में क्या बताया गया, इफ अ मैजिस्ट्रेट, क्या कोर्ट लिखा है यहां पर? कोर्ट नहीं लिखा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखा है। इट मींस कोर्ट में से एक पार्ट लिया है सेक्शन 349। इट मींस कि सेक्शन 72 बड़ा सर्कल है, कौन करेगा उस सेक्शन को उसके लिए, एंड 349 छोटा सर्कल, मैजिस्ट्रेट तक ही एप्लीकेबल है केवल। और मैजिस्ट्रेट भी कौन से? फर्स्ट क्लास। अब उनकी सेटिस्फेक्शन जब हो जाए, जब ये मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, ध्यान दो वहां पर इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज नहीं हुआ था, लेकिन 349 में इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। और इस प्रोसीडिंग्स में भैया फिर सारी प्रोसीडिंग्स शामिल हैं। कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स होती हैं? प्रोसीडिंग्स होती हैं, इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है, और इन्वेस्टिगेशन तो स्पेशली लिख ही दिया इन्होंने। तो इस प्रोसीडिंग में फिर सारी प्रोसीडिंग्स आ गई, इन्वेस्टिगेशन भी है, इंक्वायरी भी है और ट्रायल भी है।
मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, इट इज एक्सपीडिएंट टू डायरेक्ट एनी पर्सन, ये उचित होगा कि किसी पर्सन को आदेश दिया जाए, और इस पर्सन में कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग एन एक्यूज्ड पर्सन। क्योंकि देखिए ये हमेशा क्वेश्चन में रहता था, क्या मैजिस्ट्रेट या कोर्ट एक्यूज को डायरेक्शन दे सकते हैं क्या आप अपनी स्पेसिमेन हैंडराइटिंग दीजिए। तो ये सेक्शन 2005 में सीआरपीसी में ऐड की गई थी, 313(311) कैपिटल ए, और ये यहां पर लिख दिया और स्पेसिफिकली लिख दिया कि किसी भी पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब जिसमें एक्यूज भी शामिल है। और क्या डायरेक्शन दे सकते हैं उस एक्यूज को या पर्सन को, टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और फिंगर इंप्रेशन और हैंडराइटिंग और वॉइस सैंपल। तो ये दो बातें, वॉइस सैंपल एंड फिंगर इंप्रेशन, ये बाद में ऐड किए गए। ये 311 सीआरपीसी जो थी इसमें नहीं थे दोनों, ये जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है तब जाकर इसमें ये वर्ड्स ऐड हुए हैं। इट मींस 349 में मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर कुछ एक्स्ट्रा है, 72 में पावर कुछ लिमिटेड थी। यहां पर चार बातों के लिए डायरेक्शन दी जा सकती है, स्पेसिमेन हैंड सिग्नेचर के लिए, फिंगर इंप्रेशन के लिए, स्पेसिमेन हैंडराइटिंग के लिए, या फिर स्पेसिमेन वॉइस के लिए। एक आवाज कहीं क्वेश्चन में है, थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, आवाज को रिकॉर्ड करते रहते हैं, वो आवाज क्वेश्चन में हो गई। अब एलिगेशन होता है कि ये आवाज पर्टिकुलर गैंग के मेंबर की है, अब ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या उसी की आवाज है। जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो इस सेक्शन में मैजिस्ट्रेट साहब उस एक्यूज पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप अपनी वॉइस सैंपल दीजिए, और जो पुलिस ने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है वॉइस आपकी है या किसी और की है, उससे मैच कराएगी पुलिस और फिर डिसाइड करेगी कि वो पहले वाली जो वॉइस है वो भी आपकी है क्या। तो इस पर्पज के लिए ये नए जोड़े गए हैं, पहले नहीं थे। वॉइस सैंपल का आदेश दे सकती है, फिंगर इंप्रेशन के भी आदेश दे सकती है, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के भी आदेश दे सकती है। ही मे मेक एन ऑर्डर, ही कौन है यहां पर, मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं टू दैट इफेक्ट, उस पर्पज के लिए, एंड इन दैट केस पर्सन टू whom द ऑर्डर रिलेट्स shall, बाउंड कर दिया उस पर्सन को, जिस पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब, किस बात के लिए बाउंड कर दिया, shall be produced और shall attend at the time and place specified in such order and shall give his specimen signature, finger impression, handwriting और voice sample। जिस पर्सन को ऑर्डर कर रहे हैं, इस सेक्शन में जनरली होता क्या है कि पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास के सामने एक एप्लीकेशन लगाती है और ये कहती है कि हमें पर्टिकुलर पर्सन का स्पेसिमेन हैंडराइटिंग चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए, या स्पेसिमेन थंब इंप्रेशन चाहिए, या हमें उसकी स्पेसिमेन वॉइस चाहिए। आप उस पर्सन को ऑर्डर करो कि वो अपने वॉइस, स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और थंब इंप्रेशन या फिंगर इंप्रेशन दे दे। और अभी तक तो वो पर्सन यहां पर सामने है नहीं, तो जनरली ये माना जाता है, वैसे तो ये सेक्शन में देखिए कोर्ट को पावर है, बट प्रोसीजर ये है कि उस पर्सन को बुलाया जाता है, उस पर्सन से पूछा जाता है कि क्या आप ये अपनी हैंडराइटिंग देना चाहते हैं, अपना वॉइस सैंपल देना चाहते हैं। वो अगर दो ही बातें हो सकती हैं, वो कह सकता है कि हाँ मैं देना चाहता हूं, तो हो सकता है कह दे मैं नहीं देना चाहता हूं। हालांकि अगर वो मना कर देता है कि मैं नहीं देना चाहता हूं, इवन देन कोर्ट के पास पावर है यहां पर कि वो ऑर्डर कर सकता है टू दैट इफेक्ट, इस बात के लिए वो ऑर्डर कर सकता है। और जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर किए, अब वो उस ऑर्डर को पालन करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसको ये ऑर्डर दिया जा रहा है। और उसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए वॉइस सैंपल पुलिस ऑफिसर खुद नहीं ले सकता, उसे एफएसएल में जाना होता है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक्सपर्ट के पास जाना होता है वॉइस सैंपल लेने के लिए। तो साथ के साथ मैजिस्ट्रेट साहब ये भी आदेश करते हैं
कि आपको पर्टिकुलर एफएसएल में प्रेजेंट होना है इतने बजे, टाइम, डेट और प्लेस। किस पर्पज के लिए? इस पर्पज के लिए कि अपनी वॉइस सैंपल आपको देनी है। हैंडराइटिंग तो वहीं लिख सकते हैं कोर्ट में। तो 349 ने क्या कहा कि कोई भी पर्सन क्यों ना हो एक्यूज होना चाहिए, सॉरी, कोई भी पर्सन क्यों ना हो जिसमें एक्यूज भी शामिल है, इसको मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर सकते हैं कि आप अपने ये 4 स्पेसिमेन दे दीजिए, इस प्लेस पर दे दीजिए, इस टाइम पर और इस टाइम पर दे दीजिए। लेकिन यहां पर 2 प्रोवाइजो हैं दोस्तों, प्रोवाइजो नंबर 1 एंड प्रोवाइजो नंबर 2। तो प्रोवाइजो नंबर 1 तो पहले भी था जब ये सीआरपीसी थी, बट प्रोवाइजो नंबर 2 पहले नहीं था। अब प्रोवाइजो नंबर 1 की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइजो नंबर 2 ऐड किया गया। तो प्रोवाइजो पहले 1 देखते हैं क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड, इट मींस मैजिस्ट्रेट साहब को कह दिया कि आप ऑर्डर मत कर देना, बेशक आपको हमने पावर दे दी है ऊपर, लेकिन आप ऑर्डर नहीं कर सकते अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में 349 में आप ऑर्डर नहीं कर सकते, मैजिस्ट्रेट साहब को ये कह दिया। अनलेस, कब तक नहीं कर सकते? अनलेस द पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? द पर्सन जिसको ऑर्डर किया जा रहा है, जिसमें एक्यूज भी शामिल है। द पर्सन हैज एट सम टाइम बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स। ये लाइन इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि ये बोला गया कि आपको कौन से पर्सन के रिगार्डिंग ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। अर्थात ये बोला इस लाइन के आधार पर कि आप केवल और केवल उस पर्सन के रिगार्डिंग ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं जो कभी ना कभी ऐसे इन्वेस्टिगेशन में, जिस इन्वेस्टिगेशन में ये ऑर्डर किया जा रहा है, ऐसी प्रोसीडिंग में, जिन प्रोसीडिंग में ये ऑर्डर किया जा रहा है, वो कभी ना कभी अरेस्ट हुआ हो, अरेस्ट हुआ होना चाहिए वो व्यक्ति कभी ना कभी। ऐसे ही व्यक्ति के खिलाफ इस सेक्शन का ऑर्डर हो सकता था। मान लो एक्यूज पर्सन है, वो कभी अरेस्ट हुआ ही नहीं, तो क्या ये सेक्शन 349 पिक्चर में आ सकती थी? क्या उसके खिलाफ ऑर्डर हो सकता था? नहीं हो सकता था। लेकिन बिना स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए, बिना स्पेसिमेन वॉइस लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। तो अब एक्यूज से ये स्पेसिमेन सिग्नेचर, वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग एक्सेट्रा, थंब इंप्रेशन कैसे लिए जाएं? तो कोई चारा नहीं था। दूसरी एक और प्रॉब्लम थी, कभी कभी कंप्लेनेंट के भी सिग्नेचर लेकर मैच करने के लिए दिया जाता है। सपोज एक डॉक्यूमेंट कंप्लेनेंट ने ही फाइल किया है कि इस पर मेरे सिग्नेचर नहीं है, किसी पर्टिकुलर XYZ पर्सन ने इसको फोर्ज करके यूज कर लिया है। तो इस बात को रूल आउट करने के लिए कि ये कंप्लेनेंट के सिग्नेचर नहीं है, कंप्लेनेंट से भी स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जाते हैं और वो एक्सपर्ट के पास भेजे जाते हैं। लेकिन कंप्लेनेंट से कैसे लें? यहां पर तो कहा है केवल उसी पर्सन के सिग्नेचर ऑर्डर कर सकती है कोर्ट जो कभी अरेस्ट हुआ हो, और कंप्लेनेंट तो कभी अरेस्ट हुआ ही नहीं होता। मान लो सस्पेक्टेड पर्संस हैं 2-4 किसी ऑफिस के, उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर लेने थे तो कैसे लेते? नहीं लिए जा सकते। इस समस्या को दूर करने के लिए इस सब सेक्शन में, सॉरी, इस सेक्शन में एक प्रोवाइजो नंबर 2 और ऐड किया गया है, जो पहले सीआरपीसी में नहीं था। लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर, फिर और प्रोवाइजो है दैट द मैजिस्ट्रेट मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग order any person to give such specimen or sample without him being arrested। अर्थात प्रोवाइजो नंबर 2 में यह कह दिया कि जो पर्सन कभी अरेस्ट नहीं हुआ है ऐसे इन्वेस्टिगेशन में या ऐसी प्रोसीडिंग में, उसके अगेंस्ट भी ऐसा ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं। बस एक ही काम करना पड़ेगा उनको कि उस व्यक्ति के ये रीजन लिखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजन कि उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। इट मीन जो यहां पर समस्या थी कि एक्यूज अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ, स्पेसिमेन सिग्नेचर और स्पेसिमेन वॉइस कैसे लेंगे, अब वो प्रोवाइजो नंबर 2 ने कह दिया मैजिस्ट्रेट साहब अपना रीजन रिकॉर्ड कर देंगे और ऑर्डर कर देंगे। विटनेस के कैसे लेंगे, कंप्लेनेंट के कैसे लेंगे, ऑर्डर कर देंगे प्रोवाइजो नंबर 2 में। तो अब ये समस्या दूर हो गई है। बट इसका कनेक्शन कहां पर दिखाई दे रहा है आपको?
सेक्शन 72 में, बट डिफरेंस कितना है कि एक तो वहां पर कोर्ट है, यहां पर केवल मैजिस्ट्रेट है। वहां पर केवल और केवल कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात है, लेकिन यहां पर दोनों हैं, इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड है और दूसरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी हैं। वहां पर कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर एंड सील्स। यहां पर वॉइस में वॉइस सैंपल वॉइस, मतलब वॉइस का सैंपल भी है और इम्प्रेशंस भी है, थंब इम्प्रेशंस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि 72 में भी थंब इम्प्रेशन इंक्लूड है, बट नए लॉ में लिख देना चाहिए था, बट नहीं लिखा है। तो अब चलो मत देखेंगे उन पुरानी जजमेंट्स को कितना फॉलो किया जाता है। तो ये थी दोस्तों सेक्शन 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ आप लोगों को समझ आया होगा इसमें। अगर कुछ रह गया है, कुछ लगता है कि ये पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी हो सकता होगा वीडियो बना दूंगा, हो सकता होगा कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगा। तो जो लोग नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।